नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए। हमेशा की तरह ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स ज्यादातर राज्यों में गलत साबित हुए, एक तेलंगाना को छोड़कर। इधर रेवंत रेड्डी यहाँ तेलंगाना में मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के तीनों राज्यों में अभी भी ये साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा नॉर्थ साउथ डिवाइड की, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की जो दूरी है वो क्या इस इलेक्शन की वजह से ज्यादा हो गई है। बीजेपी का सफाया दक्षिण भारत में लगभग हो चुका है। उत्तर भारत में भी, जहां पे भी 2 स्टेट्स में कांग्रेस पावर में थी, इस इलेक्शन के बाद वो हार गए हैं। तो उत्तर भारत में एक तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया है। ना तो दक्षिण में बीजेपी का 20-80 का फॉर्मूला चला, ना ही यहाँ जय श्री राम चला, और ना ही कांग्रेस का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला स्लोगन उत्तर भारत में चला। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधाराओं में 180 डिग्री का फर्क है। इन दोनों पार्टियों को ये समझना होगा कि उत्तर उत्तर है और दक्षिण दक्षिण है। एक ही विचारधारा दोनों जगह नहीं चल सकती है, और जब तक ये पार्टियां ये नहीं समझेंगे तब तक ये दोनों ही अपने इलाके से निकलकर दूसरी जगह सफल नहीं हो पाएंगे। इन 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजों की वजह से ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कुछ ज्यादा ही उभर कर आ गया है, और इसकी वजह से 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो दोनों पार्टियों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। यह है आज का नक्शा स्टेट असेंबलीज का। यहाँ पे ऑरेंज कलर ये बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, जहां पे बीजेपी अपने ही बलबूते पर पावर में है। हरा रंग वो है जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज रूल कर रही हैं, और लाइट ऑरेंज वो जगह है जहां पे बीजेपी किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर वो वहां पर पावर में है। तो नक्शा बिल्कुल क्लियर है। उत्तर भारत में बीजेपी दिख रही है और दक्षिण भारत में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं। ईस्ट में भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। तो बात वही है कि हिंदी हार्टलैंड वो पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट करता है, अन्य सभी जगह पर वो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट मैं इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां से सीट बहुत कम है। तो आज के प्रोग्राम में हम डेटा देखेंगे हिंदी बेल्ट की स्टेट्स का, जिनमें मैंने 6 स्टेट्स ली हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 6 स्टेट्स में बीजेपी काफी स्ट्रांग है। हर जगह स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, और लोकसभा में भी पिछले 2019 के इलेक्शन में यहाँ पर अच्छी जीत दर्ज की थी। एक तरह से ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दक्षिण से मैंने 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ली है: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना और पौंडीचेरी। इन जगह कहीं भी बीजेपी की स्टेट में सरकार नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी कर्नाटका को छोड़ के उसका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं था। फिलहाल ये सारी स्टेट्स ऑपोजिशन रूल्ड हैं। इन 2 रीजन्स, हिंदी बेल्ट और दक्षिण भारत, इनका वोट शेयर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन दोनों इलाकों ने लोकसभा में वोटिंग की है और कैसे इन्होंने असेंबली के चुनाव में की है। और जब आप ये डेटा देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि 2024 दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्यों एक मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन है कि आप जिस भी चैनल पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर हमें आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें और अपने कमेंट्स YouTube पर ही लिखकर भेजें। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कोई आज का फिनोमिना नहीं है। अगर हम अपना इतिहास देखें तो ये साफ नजर आता है कि ये लगभग पिछले 800 साल से ये नॉर्थ साउथ डिवाइड चला आ रहा है। केवल 2 ही ऐसे बादशाह थे दिल्ली सल्तनत के
जो विंध्यास को क्रॉस करके दक्षिण भारत में आए थे। एक तो थे औरंगजेब, जो औरंगाबाद तक पहुंचे और फिर उन्होंने गोलकुंडा पर चढ़ाई की और इस तरह से दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिलाया। और दूसरे थे तुगलक डायनेस्टी में। ये लोग दक्षिण भारत में आए, लेकिन ये राजा कम थे और लुटेरे ज्यादा थे। जैसा मैंने कहा, बीजेपी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा दक्षिण भारत में नहीं चल सकता है। उसके मुख्य कारण ये है कि ये उनको समझना होगा कि दक्षिण भारत बिल्कुल अलग है। यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, और यहाँ पर एक सच्चा हिंदू रिलीजन चलता है। यहाँ पे हिंदुत्व नहीं चलता है। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। बच्चा बच्चा यहाँ पर धर्म जानता है। आप किसी को भी खड़ा कर लीजिए हिंदू धर्म, वो शायद आपको भी सिखा देगा। यहाँ पर मिलिटेंट वाला हिंदुइज्म यहाँ नहीं चलता है। आपको सड़क पर यहाँ पर सैफरन कपड़े पहने हुए, हाथ में तलवारें लेकर भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग चुपचाप पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। ये लैंड ऑफ टेम्पल्स है। यहाँ पे तिरुपति है, मीनाक्षी टेम्पल है, गुरुवायूर है। यहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे एक भव्य मंदिर आपको मिलेगा। तमिल इस इलाके की सबसे पुरानी भाषा है और इसीलिए यहाँ पर हिंदी उतनी वाइडली स्पोकन नहीं है। जब अमित शाह और मोदी तमिलनाडु में जाके और एक छोटे शहर में आर्टिकल 370 हटाने की बात करते हैं, तो मेरे को नहीं पता वहां कितने लोग उनकी इस बात को समझ भी पाते हैं। सबसे पहला ग्राफ है इंडिया की स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम का। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम लगभग 1 लाख रुपए सालाना है। उधर तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, इन स्टेट्स का अगर आप एवरेज लेंगे तो ये 2.5 लाख रुपए के ऊपर है। लगभग 2.5 गुना ज्यादा है दक्षिण भारत की पर कैपिटा इनकम जब आप उसको हिंदी बेल्ट से कंपेयर करते हैं। तो बड़ा ही एक नेचुरल फिनोमेना होता है माइग्रेशन का। जहां भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, वहां पर लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं। उससे कम जो पढ़े लिखे या टेक्निकल लोग हैं वो दुबई जाते हैं। और जो वहां कहीं नहीं जा सकते वो अपने ही देश में ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहां पे उन्हें पैसे ज्यादा मिल जाएं और नौकरियां उन्हें वहां पर अवेलेबल हों। अब कितने लोग उत्तर भारत से दक्षिण में आकर काम कर रहे हैं या माइग्रेट कर गए हैं, इसका डेटा मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि सरकार के पास ये डेटा उपलब्ध नहीं है। ऐसा उन्होंने कोरोना के दिनों में कहा था। लेकिन ये माना जाता है कि 2021 में कोरोना के दिनों में लगभग 4.5 करोड़ लेबर्स वो वापस गए थे अपने अपने घर में। और ऐसा माना जा रहा है आजकल, हालांकि इसके कोई आंकड़े नहीं है, कि 7 से 10 करोड़ लोग आजकल दक्षिण भारत में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आते हैं। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, लिटरेसी रेट भी बढ़ता जाता है। तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 80% है, केरला का 94, सबसे ज्यादा है हमारे देश में। कर्नाटक का 75%, जबकि यूपी का 67%, बिहार का 62%, एमपी का लगभग 70% है। और ये ग्राफ दिखाता है हमारे देश का हेल्थ स्टेटस पर। यहाँ पे नियोनेटल मॉर्टेलिटी यानी कि जन्म के समय कितने बच्चे मरते हैं 1000 बर्थ पर। तो ये लाल जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे ये फिगर 30 प्रति 1000 से ज्यादा है। जबकि सबसे कम केरला में 10 से कम है, तमिलनाडु में 11 से 15 के बीच में। वर्ल्ड एवरेज लगभग 7 डेथ पर 1000, ये एक वर्ल्ड एवरेज है। पहले इन स्टेट्स का एक्रोनिम बीमारू था, बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी, जो कि कोई अच्छा एक्रोनिम नहीं था। इसलिए आजकल इन स्टेट्स को एस्पिरेंट स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज ये है
कि इतने साल हो गए आजादी के, तब भी इन स्टेट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कई स्टेट्स तो ज्यादा ही पिछड़ते जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अब आजादी के 75 साल बाद भी इन राज्यों की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है? जब भी आप ये बात उठाएंगे तो हमारे दोस्त जो बीजेपी के समर्थक हैं वो हमेशा नेहरू को या कांग्रेस को इसका दोषी बताएंगे। लेकिन वही कांग्रेस दक्षिण में भी राज कर रही थी, लेकिन दक्षिण के राज्य तो बहुत तेजी से उन्नति कर गए। आजादी के समय लगभग पूरे देश की हालत एक सी थी। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे यूपी का मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस पार्टी ने कितने सालों तक वहां पर शासन किया है। कांग्रेस लगभग 1990 तक लगातार वहां पर रूल करती आई थी, एक कुछ बीच के एक आध साल छोड़ के, जब चरण सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस वहां पर कभी नहीं आई है, यानी कि 2024 तक यहाँ पर अन्य पार्टियां, जिसमें बीजेपी काफी साल यहाँ पर शासन में रही है। तो यूपी में कांग्रेस 40 साल रही और अन्य पार्टियां जिसमें बीजेपी एक लंबे समय तक वहां पर रूल करती आई, वो समय 35 साल का था। अब मैं आपको इन दो रीजन्स में वोट शेयर का डेटा दिखा रहा हूं। मैं इसके लिए हिंदी बेल्ट और सदर्न स्टेट, जैसा मैंने ऊपर डिफाइन किया है, वो मैंने रीजन्स लिए हैं, और बीजेपी और कांग्रेस ये दो पार्टीज ली हैं। इस डेटा में इनके सहयोगी पार्टीज मैं जोड़कर नहीं दिखा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चले कि इनकी स्टैंड अलोन ताकत कितनी है। पहले लोकसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। हिंदी बेल्ट में कुल मिलाकर 199 लोकसभा की सीट्स हैं, उसमें से 151 बीजेपी के पास हैं, 6 सीट्स केवल कांग्रेस के पास हैं, और अन्य सभी पार्टीज को मिला के उनके पास 42 सीट्स हैं। दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीट्स हैं, उसमें से बीजेपी के पास 29, कांग्रेस के पास 28 एंड अन्य सभी दलों के पास 73 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर इन 12 राज्यों में 329 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 180, कांग्रेस के पास 34 और अन्य सभी दलों के पास 115 सीट्स हैं। और इन्हीं राज्यों में असेंबली में इन दो पार्टीज की पोजीशन कुछ इस प्रकार है। कुल मिलाकर हिंदी बेल्ट में 1246 सीट्स हैं, 1246, उसमें से बीजेपी के पास 686 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 207 और अन्य दलों के पास 353। दक्षिण भारत में 922 असेंबली सीट्स हैं इन 6 स्टेट्स में, इसमें बीजेपी के पास 84, कांग्रेस के पास 240 और अन्य सभी दलों के पास 598 सीट्स हैं। अब इन दो रीजन में हम वोट शेयर कंपेयर करेंगे। बाएं हाथ पर सबसे पहले लोकसभा का हम देखेंगे। बीजेपी का वोट शेयर हिंदी बेल्ट में 46.85% था और कांग्रेस का 16.77, और साउथ में लोकसभा में बीजेपी का 16.89% और कांग्रेस का 20.97। जब हम असेंबली की तरफ आते हैं तो ये वोट शेयर का डिफरेंस कम हो जाता है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी को 38.28%, 38.28%, कांग्रेस 20.33% और साउथ में बीजेपी को 13.52 और कांग्रेस को 21.13। तो अगर आप देखें तो साउथ में कांग्रेस बीजेपी से 7.5% वोट से परसेंट से आगे है, जबकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी 18% वोट शेयर उसका ज्यादा है, और लोकसभा में केवल 4% से कांग्रेस आगे है दक्षिण भारत में, जबकि बीजेपी 30% वोट शेयर से कांग्रेस से आगे है। तो समरी बस यही है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर उसको 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना बहुत ही कठिन है इस वक्त, जैसा कि वोट शेयर दिखा रहा है।
वो इसके पास इस वक्त 52 सीट हैं, वो बढ़कर 75 हो जाएंगी, बहुत हुआ तो 80-90, उससे ज्यादा बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है वहां पे उसका सफाया हो चुका है, केवल एक दक्षिण भारत ही उसके पास रहता है। अन्य पार्टियां जो कांग्रेस के अलायंस में है उस पर उसे डिपेंड ज्यादा करना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप में ही चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो शायद वो एज अ ग्रुप वो जीत सकते हैं। और बीजेपी को खतरा ये है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा सीट्स है नहीं, केवल 303 सीट्स हैं, 30-40 सीट्स कम हुई तो वो हाफवे मार्क से नीचे आ जाएंगे, और वो होने की पूरी संभावना है क्योंकि कर्नाटका में ये फिगर कम होगा, और दूसरी तरफ वो हर स्टेट में मैक्स पर है। तो जब आप मैक्स पर होते हैं तो अगला कदम हमेशा आपको नीचे ही लेके जाता है। कांग्रेस को अपनी एरोगेंस छोड़नी पड़ेगी, और बीजेपी के लिए स्लीपलेस नाइट्स तो अभी शुरू ही हुई हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।